हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है इस बार यूटी के अंदर चैप्टर फर्स्ट पावर शेयरिंग भी आ रहा है। तो ये चैप्टर बहुत ही इजी है। पावर शेयरिंग का मतलब है पावर को शेयर करके चलना। तो बेटा पावर शेयर नहीं करेंगे, यदि हम सबको पावर नहीं देंगे तो इससे क्या होता है, कन्फ्लिक्ट्स अराइज हो जाते हैं और कन्फ्लिक्ट होता है तो वायलेंस होते हैं और वायलेंस की वजह से काफ़ी लोग हैं वो मारे जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट ही ना हो, इसके लिए हमने क्या किया है, पावर को शेयर करके चल रहे हैं। देखिए बेल्जियम और श्रीलंका 2 कंट्रीज़ के बारे में बताया है। दोनों का पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है, इसमें डिस्कस किया गया है। देखिए मैं आपको रिवीजन करवा रही हूँ इस चैप्टर का। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि आपको ऐसा रिवीजन करवाऊँ कि आपके अच्छे से लर्न हो जाए। बेल्जियम एक बहुत ही स्मॉल कंट्री है यूरोप का, और आपको पता है कि जो इसका जो एरिया है वो स्टेट ऑफ हरियाणा से बहुत ही छोटा है। तो बेल्जियम के साथ फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग जैसे कंट्रीज़ हैं वो इसके बॉर्डर पर है, और इसकी पॉपुलेशन है वो 1 करोड़ है, जो कि हरियाणा की पॉपुलेशन से आधी है। तो बेल्जियम के अंदर बता रखा है कि बेटा इसकी जो एथनिक कंपोजिशन है, एथनिक कंपोजिशन के मतलब होता है कि वहाँ पर रहने वाले लोग जो है, उन जो भाषा बोलते हैं वो अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं वहाँ पर रहते हैं। तो एथनिक कंपोजिशन है वो बेल्जियम की बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। टोटल पॉपुलेशन में 59% लोग फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और जो कि डच लैंग्वेज बोलते हैं, और 40% लोग हैं वो वलोनिया रीजन में रहते हैं और फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं, और 1% बेल्जियंस हैं जो कि जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। तो आपने क्या सीखा कि बेल्जियम है, बेल्जियम के अंदर 2 रीजन है, फ्लेमिश रीजन है, वलोनिया रीजन है। बेल्जियम के अंदर डच स्पीकर भी रहते हैं, फ्रेंच स्पीकर भी हैं और 1% जर्मन स्पीकर भी हैं। तो आपने देखा कि जो बेल्जियम की कैपिटल है उसका नाम ब्रुसेल्स है, और इसमें 80% जो लोग हैं वो फ्रेंच स्पीकर हैं और 20% हैं वो डच स्पीकर हैं। तो हमने इससे क्या सीखा है, देखिए एथेनिक कंपोजिशन की हम बात कर रहे थे, तो हमने एज ए पूरी कंट्री एज ए होल बेल्जियम की बात करें तो हमने ये देखा है कि जो डच स्पीकर है 59% है, यानी कि ये लोग मेजोरिटी में है। पर यदि हम बात करें ब्रुसेल्स की, यानी कि कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम की, तो जो फ्रेंच स्पीकर है वो किस में है, मेजोरिटी में है। तो हम ये कहेंगे एज ए होल इन बेल्जियम फ्रेंच स्पीकर है वो माइनॉरिटी में है। पर माइनॉरिटी का मतलब इनकी संख्या कम है, कम संख्या में ये लोग हैं फ्रेंच स्पीकर हैं वो बेल्जियम में रहते हैं। तो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है, बहुत ही रिच और पावरफुल है, और रिच और पावरफुल होने की वजह से डच स्पीकर है उनको कोई बेनिफिट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से जो कि बेल्जियम है वहाँ पर कंडीशन है वो ख़राब होती जा रही है, और टेंशन अराइज हो रही है बिटवीन 2 कम्युनिटीज़। कौन कौन सी 2 कम्युनिटीज़ के बीच में, एक तो डच स्पीकर के बीच में और दूसरा फ्रेंच स्पीकर के बीच में। तो बेटा यदि पावर को शेयर नहीं किया गया तो सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो इसके लिए क्या किया गया है, देखिए बेल्जियम के लीडर्स हैं वो बहुत ही समझदार हैं। उन्होंने क्या किया है, बेल्जियम मॉडल है, बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया है। अमेंडमेंट का मतलब चेंज किया है। 1970 से 1993 के बीच में उन्होंने 4 बार बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया है, चेंज किया है, और जिसकी वजह से पावर शेयरिंग अरेंजमेंट वहाँ का सही हो पाया है। तो देखिए क्या चेंज किया है, कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं बेल्जियम मॉडल के। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एलिमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में स्पष्ट कहा गया है कि डच और फ्रेंच स्पीकर जो मिनिस्टर हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल नंबर्स में होंगे, और ना ही स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की सबऑर्डिनेट होगी। ये बात बिल्कुल क्लियर है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों को ही पावर दी गई है। जहाँ तक बात है ब्रुसेल्स की, वहाँ पर सेपरेट गवर्नमेंट है, पर दोनों इक्वल कम्युनिटीज़ हैं उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि फ्रेंच और डच स्पीकर को। और एक थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट भी बेल्जियम में बनाई गई थी जिसका नाम था कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो कहने का मतलब ये है कि बेल्जियम जो था वो पहले कौन से सिस्टम में था, यूनिटरी सिस्टम में था। यूनिटरी सिस्टम का मतलब होता है सारी पावर किसके हाथ में थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की। बट जब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ तो बेल्जियम किस में कन्वर्ट हो गया, फेडरल सिस्टम में। और फेडरल सिस्टम में क्या होता है, पावर को डिवाइड करके चलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ, 4 बार चेंज हुआ, और ये डिसाइड किया गया कि इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर है सेंट्रल गवर्नमेंट में होंगे, फ्रेंच स्पीकर भी और डच स्पीकर भी। और
स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की सबऑर्डिनेट नहीं होगी। ब्रुसेल्स में भी सेपरेट गवर्नमेंट है, वहाँ भी दोनों कम्युनिटीज़ हैं उनको बराबर रखा गया है। और एक थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट जो कि कम्युनिटी गवर्नमेंट है बनाई गई है, उसमें उससे भी क्या स्पष्ट हो चुका है कि पावर है वो सही तरीके से डिवाइड हो गई। बेल्जियम के अंदर जो लीडर्स थे उन्होंने लोगों की फीलिंग्स को, डच स्पीकर की फीलिंग्स को भी ध्यान में रखा, जिसकी वजह से वहाँ पर कन्फ्लिक्ट अब नहीं है। तो बेल्जियम का पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैसा है? गुड है। तो बेटा ये आपको अच्छे से लर्न करना है। इसी तरह से जैसे मैंने आपको समझाया, इसी तरह से श्रीलंका की भी दे रखी है पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। श्रीलंका के अंदर तमिल स्पीकर रहते थे और सिनेला स्पीकर रहते थे। सिनेला स्पीकर है 74%, यानी कि मेजोरिटी में थे। और श्रीलंका इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया 1948 में। अब जो मेजोरिटी में सिनेला स्पीकर्स हैं उन्होंने क्या किया, सरकार बना ली और 1956 में एक एक्ट पास कर दिया कि सिनेला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाए। जो भी एग्ज़ाम होगा, जो भी जॉब दी जाएगी, वो उन्हीं लोगों को दी जाएगी जिनको सिनेला लैंग्वेज आती है या जो सिनेला लैंग्वेज में पेपर दे सकते हैं। तो जो यहाँ पर तमिल स्पीकर्स रहते थे वो अपने आप को एलिनेटेड यानी कि अलग थलग फील करने लग गए। और उन्होंने क्या डिमांड की थी, याद है आपको? उन्होंने एक सेपरेट तमिल स्टेट की डिमांड की थी जो कि सिनेला स्पीकर ने रिजेक्ट कर दी। अब आप सोचिए कि तमिल स्पीकर के साथ सही नहीं हो रहा, सिनेला स्पीकर्स हैं वो अपनी बात पे अड़े हुए हैं, दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट होना जायज़ है या नहीं? दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट हो गया, टेंशन हो गया और धीरे धीरे ये टेंशन, ये कन्फ्लिक्ट किस में बदल गया? सिविल वॉर में बदल गया और उसमें काफ़ी लोग मारे गए। तो जो श्रीलंका की अच्छी कंडीशन थी वो भी और ज़्यादा ख़राब हो गई। तो आपने देखा कि किस प्रकार से श्रीलंका में पावर शेयरिंग अरेंजमेंट सही ना होने की वजह से सिनेला स्पीकर्स हैं उन्होंने उनकी मेजोरिटी की वजह से जिस तरह से उन्होंने अपनी डोमिनेंस दिखाई और सिनेला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया, तो किस प्रकार से लोगों को है वो दिक्कत का सामना करना पड़ा और किस प्रकार से श्रीलंका में इसी वजह से क्या हो गया? सिविल वॉर हो गया। तो आपने देखा कि पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है वो सही होना बहुत ही ज़रूरी है। आपने देखा कि श्रीलंका है उसने क्या किया है, मतलब मेजोरिटी कम्युनिटी है वो डोमिनेंट होना चाहती थी दूसरों पे और उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि वो पावर को शेयर नहीं करेंगे। तो पावर शेयर करना इसीलिए बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपकी इसी बुक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर कुछ रीज़न दे रखे हैं पावर शेयरिंग के कि हमें पावर शेयर क्यों करके चलनी चाहिए। तो 2 रीज़न आपने बिल्कुल पढ़े होंगे। वन इज़ द प्रूडेंशियल रीज़न ऑफ पावर शेयरिंग, दूसरा मोरल रीज़न है पावर शेयरिंग का। तो वन बाय वन हम एक एक रीज़न को समझेंगे। देखिए प्रूडेंशियल रीज़न ऑफ पावर शेयरिंग क्या कहता है, ये पावर शेयरिंग अच्छी होती है। यदि हम पावर शेयर करेंगे तो कन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाएगी और कन्फ्लिक्ट नहीं होगा तो वायलेंस नहीं होगा और वायलेंस नहीं होगा तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं होगी। तो प्रूडेंशियल रीज़न ऑफ पावर शेयरिंग क्या कहता है कि हमें पावर शेयर करके चलनी चाहिए। यदि पावर शेयर नहीं की तो कन्फ्लिक्ट होगा, कन्फ्लिक्ट हुआ तो वायलेंस होगा और वायलेंस हुआ, वायलेंस का मतलब होता है हिंसा, और वायलेंस हुआ तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी और जिससे कि बहुत नुकसान होगा एक देश को। इसीलिए हमें प्रूडेंशियल रीज़न क्या कह रहा है कि पावर को शेयर करके चलना चाहिए। इसी तरह से मॉरल रीज़न है पावर शेयरिंग का। मॉरल रीज़न आपको पता है हमारी मॉरल ड्यूटी क्या होती है कि हम दूसरों के साथ अच्छे से बातचीत करें, दूसरों को गाली ना दें, डिसिप्लिन में रहें, इसलिए हम टैक्स को पे करें, सरकार हमसे टैक्स लेती है, हमारी मॉरल ड्यूटी। इसी तरह से हम मॉरल रीज़न पावर शेयरिंग का क्या है कि पीपल हैव टू राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न, मतलब लोगों को पता होना चाहिए कौन उनको गवर्न कर रहा है, कौन डिसीजन ले रहा है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, पावर को शेयर करके चलना चाहिए। दिस इज़ द मोरल रीज़न ऑफ पावर शेयरिंग। और आपको पता है पावर शेयरिंग इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। हमारे डेमोक्रेसी की ये भावना भी है कि हम पावर शेयर करके चलते हैं। ठीक है बेटा, तो 2 रीज़न हमने डिस्कस किए थे, बहुत अच्छे से आपको ध्यान देना है, प्रूडेंशियल रीज़न ऑफ पावर शेयरिंग और मोरल रीज़न ऑफ पावर शेयरिंग। और लास्ट में दे रखी है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। आपको पता है हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पर डिफरेंट फॉर्म्स है पावर शेयरिंग की, यानी कि पावर को हम शेयर करते हैं बिटवीन ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ऑर्गन्स कितने हैं बेटा, 3 ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव उसको इम्प्लीमेंट करता है, जुडिशरी जो उस लॉ का पालन नहीं करता उसको पनिश करने का काम करता है। तो इसे हम
हम हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग कहते हैं। हॉरिजेंटल इसलिए कहते हैं कि नो वन इज़ टू बी मोर पावर देन अदर्स। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी एक दूसरे के कामों को देखते हैं। तो हम देख रहे हैं कि मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग क्या है। पावर शेयर्ड अमंग द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, और ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट कितने हैं, 3 है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, और हम पावर शेयर करके चलते हैं तीनों ऑर्गन्स में। इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। पावर है उसको हम डिफरेंट लेवल्स में भी शेयर करते हैं। आपको पता है 3 लेवल्स होते हैं, सेंट्रल, स्टेट और लोकल लेवल। सेंट्रल, स्टेट और लोकल लेवल तीनों के अंदर क्या होती है, पावर शेयर करके हम चलते हैं। ठीक है बेटा, पावर में भी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। हमने अलग अलग सोशल ग्रुप्स को, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक ग्रुप को भी हमने पावर शेयर कर रखी है। तो हम ये कह सकते हैं कि सोशल ग्रुप में भी पावर शेयर है। कुछ पावर हमने पॉलिटिकल पार्टीज़, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट ग्रुप्स को भी दे रखी हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि बेटा अगर इंडिया का पावर शेयरिंग अरेंजमेंट आ जाए तो आपको बताना है कि इंडिया के अंदर पावर शेयरिंग किसमें है, बिटवीन ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, इसको हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग भी कहते हैं। बिटवीन लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल, स्टेट और लोकल, इसको हम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग कहते हैं। बिटवीन सोशल ग्रुप्स भी पावर शेयर है, बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज़, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट ग्रुप्स पावर शेयर है। तो बेटा ये बहुत अच्छे से आपको मैंने एक रिवीजन आपको इस चैप्टर का करवाया है। बहुत अच्छे से आपको इस चैप्टर को करना है। आपको ये देखना है, एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से लर्न करना है कि जैसे श्रीलंका ने सिनेला लैंग्वेज है, उसको ऑफिशियल लैंग्वेज कौन से एक्ट के थ्रू 1956 में एक एक्ट पास किया था जिसमें उसने श्रीलंका इंडिपेंडेंट कब बना था 1948 में। श्रीलंका में कौन कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, सिनेला और तमिल स्पीकर्स रहते हैं। इसी तरह से बेल्जियम में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है, डच स्पीकर, फ्रेंच स्पीकर, जर्मन स्पीकर। मतलब इस तरह की बातें। और कितने रीज़न होते हैं पावर शेयरिंग के, 2 प्रूडेंशियल एंड मॉरल रीज़न ऑफ पावर शेयरिंग। तो बेटा बहुत अच्छे से इसी तरह से आपको इस चैप्टर को लर्न करना है। थैंक यू सो मच। आई होप सो कि आप बहुत अच्छे से रिवीजन करेंगे। थैंक यू।